हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पक्की बात है, आपने ना ये लाइनें ज़रूर ही सुनी होगी, कहीं ना कहीं पढ़ी भी होगी कि बेटा एक बार 10वीं पास कर लो, 12वीं पास कर लो, उसके बाद कॉलेज चले जाओ, अच्छी जॉब ढूंढ लो, शादी कर लो, 2 बच्चे कर लो, बिजनेस सेट कर लो, अमीर बन जाओ, खुश हो ही जाओगे, कहीं ना कहीं खुशी मिल ही जाएगी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वही ढाक के तीख बात, हम दुखी रहते हैं। क्यों क्यों मतलब क्या हो गया? या फिर कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं है? लेकिन ऐसा तो सब करते हैं। हाँ, लेकिन वो खुशी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके लिए क्या करना है, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे इस ऑडियो बुक समरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। यहाँ पे आप समरीज को सुन सकते हैं, लर्निंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की ये बुक समरी हैप्पीनेस के बारे में, खुशी के बारे में। तो कहाँ से कैसे मिलेगी, क्या क्या करना है, उस सब के बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस समरी को, जिसका नाम है द मिथ्स ऑफ हैप्पीनेस, जिसे लिखा है सोंजा ने। अगर सोंजा की बात की जाए तो फिर इस समरी में क्या आपको लगता है कि खुश रहने का बस एक ही तरीका है, और वो है किसी रिलेशनशिप में होना? या फिर आप कोई रिलेशनशिप में होते हुए भी खुश नहीं है, तो क्या आप रिश्ता तोड़ देंगे? आपकी खुशी का को डिफाइन करने के लिए पैसे का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? क्या आप तब खुश रहोगे जब आपके पास में ढेर सारा पैसा होगा? क्या गरीब रह के भी खुश रह सकते हैं, या फिर अमीर रह करके भी ना खुश अनहैप्पी रह सकते हैं क्या? तो समय के साथ में हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, तो क्या आप उतने खुश रह पाएंगे जितना कि आप पहले रहा करते थे? क्या आप बीते हुए सुहाने दिनों को फिर से जी पाएंगे? बड़े सारे सवाल है। तो सच तो ये है कि खुशी को किसी एक चीज पर्टिकुलर एक ही चीज से डिफाइन नहीं की जा सकती है, और कि हमारे पास में ये है ये तो हम हैप्पी है, या फिर वो है तो हम हैप्पी है। तो ऐसे खुशी लाइफ के कई चीजों और आपकी इच्छा और आपकी डिजायर पे भी डिपेंड करता है। इस समरी में हम खुशी से जुड़ी गलत फहमियों से बाहर निकलना सीखेंगे। इस बुक के ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ये वादे झूठ हैं, और वो लोग जो कहानी शेयर करते हैं कि जिन्होंने ये चीज को साबित कर दिखाया है। तो ये समझिए हमको अपने रिलेशनशिप, करियर और लाइफ में मनगढ़ंत बातों को फॉलो करने के बजाय सही डिसीजन को लेने में गाइड करेंगे। इस समरी के खत्म होते तक में हम ये बात सीख चुके रहेंगे कि लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, और हालात चाहे जैसे भी हो, आप हमेशा खुद को खुश हैप्पी रख सकते हैं। इस सफर में हम सीखेंगे कि सच्ची खुशी कहाँ है हमारी। आप अगर चाहे तो अपनी सच्ची खुशी को के कई सारे बहाने ढूंढ सकते हैं, और ये भी समझ सकते हैं कि आपकी खुशियों की वजह कोई और नहीं है बल्कि आप खुद हो। तो चलिए खुशी को ढूंढने के इस सफर को तय करते हैं। अगले कुछ मिनट इन्वेस्ट करिए इस समरी पर, फिर आप जान जाएंगे कि आपकी खुशी कहाँ है। और सबसे पहला चैप्टर है आई कांट बी हैप्पी व्हेन माई रिलेशन फॉलन अपार्ट, यानी कि खुशी को समझने के लिए एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि जब भी कभी हमारा रिश्ता टूटता है तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कोई भी शादी या फिर लॉन्ग टर्म रिश्ता हमारे खुशियों के बीच में नहीं रहता है। उतार चढ़ाव हर रिश्ते में आते हैं। ऐसे कई सारे चैलेंजेस रहते हैं जो कपल्स रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करते हैं। हालांकि कुछ रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ जाती है कि आपके कमिटमेंट ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, और पार्टनर्स भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ये कि रिश्ता निभाते रहो और आपसी गलतफहमियों को दूर करके अपने रिश्ते में सुधार लाने की कोशिश करें, या फिर उस रिश्ते को तोड़ दे और कोई बेटर ऑप्शन चूज करे। वैसे बात ये होती है कि रिश्ते जब टूटने के कगार पे होती है तो उसे सुधारना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आपको कुछ कदम लेने होंगे, कुछ स्टेप्स चूज करने होंगे। बहस के दौरान आप फ्लाई ऑन द वॉल टेक्निक को यूज कर सकते हैं, जहां आपको ऐसे सिचुएशन में इमोशन को खुद पे हावी होने नहीं देना है, बल्कि एक ऑब्जर्वर के तरफ से हालात का जायजा लेना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट रहना भी बहुत जरूरी है। अपने पार्टनर के नेगेटिव इमोशंस को जोड़ के देखने के बजाय आप उनसे ज्यादा पॉजिटिव और उनके साथ में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव बातें करके पॉजिटिव इमोशंस और बिहेवियर को जोड़ करके देखिए। हालांकि ये उतना ही जरूरी है कि हम पॉजिटिविटी को नुकसानदायक बनने से रोकें। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हमको असलियत से भी दूर रखता है, जिससे हम अपने पार्टनर की कमियां और बुराइयां देख के भी अनदेखा करते रहेंगे, और इस तरीके से हमेशा ऐसे रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे। कभी कभी कुछ चीज़ें वक्त के हाथ में भी छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर उसके बाद भी आपको हालात सुधरते नहीं दिखाई देंगे तो
फिर तो अलग होने के अलावा कोई रास्ता बचता ही नहीं है, जो आपको ये सोचने में मजबूर कर देता है कि आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी कहाँ पे है। जैसे कि मीना की शादी को 5 साल हो गए थे और उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन मीना इस शादी से खुश नहीं है। उसके और उसके पति में आए दिन लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। दोनों कभी आपस में ढंग से बात ही नहीं करते हैं। इनफैक्ट दोनों ने कभी एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं की। मीना ने कई बार तलाक लेने की कोशिश की, डिसीजन भी लिया, पर हर बार वो अपने बच्चों की वजह से पीछे हट जाती थी। मीना नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों को तलाक का खामियाजा भुगतना पड़े, इसीलिए उसने अपने शादी को एक और मौका देने की कोशिश की। मीना ने डिसाइड किया कि नेगेटिव इमोशन के बजाय वो ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट पे फोकस करेगी, जो कि रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। जब भी उसे अपने पति को लेकर के कोई नेगेटिव इमोशंस फील होते तो उसे जुड़ी किसी पॉजिटिव मेमोरीज के बारे में सोचती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसे अपने पति का बेसिन में जूठे बर्तन छोड़ना पसंद नहीं है, लेकिन जब उसका पति ये गलती रिपीट करता है तो मीना गुस्सा होने के बजाय ये याद करने लग जाती है कि कैसे उसका पति एक बार उसे लंच ब्रेक पे लेके गया था। वो अपने हस्बैंड को लेकर के पॉजिटिव काम करने के लिए भी कोशिश करती है, जैसे कि वो उसे कॉम्प्लीमेंट देती है। जब वो कुछ कहता है तो वो ध्यान से उसकी बातें सुनती है। वो उसके साथ में बहुत ही प्यार से पेश आने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि उसके प्रति शुक्राने का इमोशन दिखाती है, थैंक्स कहती है। यानी मीना हर हाल में अपने रिश्ते में एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रही थी। मीना ने फ्लाई ऑन द वॉल टेक्निक यूज करके अपने पति के नजरिए से देखने की कोशिश की थी और ये समझने की कोशिश की थी कि कहीं वो बेकार में ही बात को गलत तूल तो नहीं दे रही है। मीना अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही थी, पर इसके बावजूद हालात जैसे कि वैसे ही बनते रहे। उसका रिश्ता सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेशक उसकी नोकझोंक कम हो गई थी, लेकिन उनका रिश्ता नाखुशी और तनाव से भरा हुआ था। बहुत सारी कोशिशों के बाद में मीना ने आखिरकार में अपने पति को तलाक देने का फैसला कर ही लिया। बेशक उसे डर था कि उस वक्त उसके बच्चों पर इस फैसले का गलत प्रभाव पड़ सकता है, पर मीना हालात से अब और समझौता नहीं कर सकती थी। वो अपने हद से बढ़ करके कोशिश कर चुकी थी, पर रिजल्ट 0 ही निकला। तो सबके लिए बेस्ट था कि वो ऐसे रिश्ते से बाहर निकले जहां सिवाय दर्द और परेशानी के और कुछ नहीं था। हालांकि ये फैसला इतना आसान नहीं था। मीना जानती थी कि उसे बहुत तकलीफ और दर्द से गुजरना पड़ेगा, मगर वो सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए रेडी थे। आखिर जल्द ही वो इस सदमे से भी उबर गई और नई शुरुआत में किया, और उसने अपने काम और अपने बच्चों की पढ़ाई में बिजी हो गया। उसने कई नई एक्टिविटीज और रिश्ते ढूंढे जहाँ उसे वो खुशी मिली, जो उसको उसकी शादीशुदा जिंदगी में नहीं मिल पाई थी। उसे कभी भी नहीं मिला था ये खुशी। जैसे कि कई सारी स्टडीज से साबित हो चुका है कि उसके बच्चों पर ज्यादा तलाक का कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। खासकर कोई भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था, बल्कि उसके और उसके पति के बीच होने वाली रोज की लड़ाई बच्चों पर ज्यादा बुरा असर डाल रही थी। बेशक मीना की शादी सक्सेसफुल नहीं रही, पर आज मीना और उसके बच्चे कम से कम सुकून और शांति से तो रह ही रहे हैं। तो ये था मीना का एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ते हैं जर्नी पे और बात करते हैं अगले चैप्टर की। आई कांट बी हैप्पी व्हेन आई डोंट हैव अ पार्टनर। ये बहुत ही कॉमन सी लाइन है जो हम अक्सर सुनते हैं, लोग हमको अक्सर दोहराते ही रहते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। हमें हमेशा यही कहा जाता है कि शादी कर लो फिर लाइफ तुम्हारी सेटल हो जाएगी, बिना पार्टनर की लाइफ अधूरी है, वगैरह वगैरह। और कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसी सोच के चलते सिंगल लोग कभी भी खुल करके नहीं जी पाते हैं। कई लोग हैं जो सिंगल रहना चाहते हैं पर सोसाइटी के प्रेशर से नहीं रह पाते हैं। कई लोग ऐसे सोसाइटी के साथ अनकंफर्टेबल फील होते हैं, भले ही वो खुद अंदर से सिंगल रहना चाहते हो, लेकिन वो ऐसे नहीं रह पाते लोगों के कारण। पर अब वो टाइम आ गया है इसे एक्सेप्ट करने का। हम इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि सिंगल रहना कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप सिंगल रहना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है और आप रह सकते हो, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो इसमें हम ये नहीं कहते कि रोमांटिक रिलेशनशिप की चाह रखना गलत है, लेकिन हमें ये भी तो समझना जरूरी है कि हमें रोमांटिक रिलेशनशिप आखिर चाहिए ही क्यों। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिसने एक गलत और ख्याली पुलाव पैदा कर दिया है कि सिंगल लोग उदास और डिप्रेस्ड रहते हैं और सिर्फ शादी ही खुश रहने का एक लौता उपाय है। जबकि सच तो ये है कि सिंगल लोगों की लाइफ में कोई कमी नहीं रहती, वो भी लाइफ से उतना ही खुश और सेटिस्फाइड रहते हैं जितना कि शादीशुदा लोग। एक बार ये कॉन्सेप्ट हम दिमाग में बैठा ले तो फिर हम अपने मन पसंद रास्ते पे चल सकते हैं, चाहे फिर हम शादी का टारगेट रखें या फिर अपना ही बेस्ट वर्जन बनने का।
साथ ही हमें ये भी एहसास हो जाएगा कि खुश रहने के लिए किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी सिंगल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। हम चाहे अगर वो रास्ता हमने अपनी मर्जी से चुना है तो हमको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। अब जैसे सारा का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, वो 30s में है, सिंगल है। वैसे तो सारा को अपने सिंगल होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब वो अपने शादीशुदा दोस्तों के साथ में रहती है तब उस वक्त उसे अपना सिंगल होना बहुत खलता है। उस वक्त उसे लगता है कि जैसे वो लाइफ में एकदम अकेली है। उसको खुद को लेकर के डाउट और इनसिक्योरिटीज फील होने लगती है। फिर एक दिन सारा ने डिसाइड किया कि वो ये फीलिंग्स और थॉट्स को सुलझा के रहेगी। उसने पहले तो एक काम किया कि उसने शादी के मैटर पे गौर से समझ सोचा। उसने सोचा कि क्या वो वाकई में शादी के लिए रेडी है या फिर सोसाइटी के प्रेशर में आकर के ऐसा सोच रही है। उसने समझने की कोशिश की कि सिंगल होने या मैरिड होने में फ़र्क क्या है। वो महसूस कर रही थी कि शादी करने का जो फितूर है वो सोसाइटी के प्रेशर में आकर के है और कुछ नहीं। हाँ, वैसे मैरिड लोग खुश तो रहते हैं, लेकिन उसके अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। लेकिन यही बात सिंगल लोगों के लिए भी कही जा सकती है। सिंगल लोग अपनी ज़िंदगी की बाकी चीज़ें जैसे कि करियर, हॉबीज़ या दूसरों की हेल्प करके अपने लाइफ में पैशन, पर्पस और सेटिस्फेक्शन लेके आते हैं। तो सिंगल लोग उम्र बढ़ने के साथ साथ एक लॉन्ग लास्टिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना सकते हैं, जबकि मैरिड लोगों के लिए ये उतना ही मुश्किल होता है। वैसे और एक फ़ायदा होता है सिंगल होने का कि उन्हें पता होता है कि एक सिंगल इंसान हर समय उनकी हर ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। एक बार जब ये सारे कॉन्सेप्ट उसके माइंड में क्लियर हो गए तो सारा समझ गई कि उसको कौन सा रास्ता चूज करना है। उसे एहसास हुआ कि इस वक्त तो बिल्कुल भी रिलेशनशिप बनाने के मूड में नहीं है। इसके साथ सारा ने डिसाइड किया कि उसे खुद का ही बेस्ट वर्जन बनना है। हालांकि उसने रोमांस के लिए उसके दिल के दरवाजे खुले रखे थे, लेकिन उसके लाइफ का लेकिन बस यही सिंगल गोल नहीं था। उसके लाइफ में और भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और उम्मीद से भरा हुआ और खुश रहने का मौका दे दिया था। सारा लाइफ को नए नए वो खुद के ही नज़रिए से देख रहे थे। ये वो वाली उम्मीद नहीं थी जहाँ सब कुछ अच्छा होता है, बल्कि सारा को हर मुश्किल समय में प्रैक्टिकल होने की पावर देती थी। साथ ही सारा को एक रोमांटिक पार्टनर ढूंढने में भी हेल्प कर सकते थे, क्योंकि लोगों को ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावादी होना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आखिर में सारा जान चुकी थी कि हमारी खुशियाँ सिंगल या मैरिड होने में डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस बात पे करती है कि हम अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जी रहे थे या नहीं। तो ये थी सारा की कहानी, और अगली कहानी कौन सी है चलिए जानते हैं इस चैप्टर के थ्रू। आई विल बी हैप्पी व्हेन आई फाइंड द राइट जॉब, ये भी हमने बहुत सुना है और इनफैक्ट हम खुद को भी बोलते रहते हैं। बट हर इंसान को ये कड़वा सच एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए कि दुनिया का परफेक्ट से परफेक्ट जॉब भी हमको वो खुशी नहीं दे सकता, खुश रहने की गारंटी नहीं दे सकता। ये स्वीकार करना बहुत दर्दनाक है कि हमारी जॉब ऐसी होती है ऐसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। जब हम कुछ बड़े फैसले लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जैसे जॉब छोड़ देना या अपने लाइफ के गोल्स को ही चेंज कर लेना। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमको ये समझना होगा कि ये डाउट्स आखिर क्यों हो रहे हैं। हमें समझना होगा कि जो जॉब हमें आज खुशी और संतुष्टि का एहसास दे रहे, एक दिन हम उससे बोर हो जाएंगे। यहाँ तक कि नई जॉब में भी कुछ दिनों के बाद वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती थी जो पहले हुआ करती थी, और हमारी उम्मीदें और भी बढ़ जाती है। और ऐसे केस में हमको कुछ अपने जो थॉट्स होते हैं, स्ट्रेटजीज के जरिए अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपने इमोशंस से छुटकारा पा सकते हैं। तो जैसे कि खुद को समझाना कि हम अपनी अपनी जो उम्मीदें को कम से कम रखें और दूसरों पर ज़्यादा फोकस ना करें। अपनी जॉब को लेकर के हमेशा ग्रेटफुल फील करिए कि आपको ये जॉब मिली, और याद रखिए कि हर जॉब की अपनी एक स्ट्रगल होती है, अपने एक एक्सपीरियंस होते हैं। अपने काम को एंजॉय करने के लिए हर दिन ऐसे जिए जैसे वो काम पर आपका आखिरी दिन है। तो आपकी ये फीलिंग्स बेशक नहीं जाएगी, पर अपने गोल्स की तरफ लगातार बढ़ते रहे, और हमेशा याद रखें कि ये असली खुशी पाने के लिए मंजिल से ज़्यादा हमको सफ़र का मजा लेना है। जैसे कि टॉम एक लोकल स्कूल में टीचर है। पिछले कुछ सालों में टॉम को लगता है कि उसकी लाइफ दिन ब दिन चेंजेस होती जा रही है, डिफ़िकल्ट होती जा रही है। तो उसको ये ख्याल आया कि उसको ये जॉब छोड़ करके कोई दूसरी जॉब छोड़नी चाहिए। लेकिन उसको ख्याल आया कि कहीं ये नेगेटिव फीलिंग उसकी जॉब की वजह से नहीं, बल्कि किसी और वजह से भी तो हो सकती है। वो तमाम चीज़ें जो नॉर्मल बन जाती है, कुछ भी एन्जॉयबल और मज़ेदार नहीं रहती जितना पहले हुआ करती थी। लोगों की उम्मीदें भी हमेशा बढ़ती ही रहती है। ये पॉसिबल था कि टॉम को दूसरी
जॉब मिल जाती है और फिर कुछ दिन बाद वो जॉब भी बोरिंग लगने लग जाती है, जो स्टार्टिंग में उसको काफ़ी एंजॉयबल, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। तो टॉम ने इस बात को समझता था, इसीलिए उसने कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करके अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश की। पहला स्टेप था कि अपनी इच्छा को कंट्रोल करना। उसने अपनी इच्छा को इस पॉइंट तक जाने के लिए कंट्रोल किया जब उसे ये लगता था कि लाइफ में खुश रहने के लिए एक ही मंत्र है कि उसे हर चीज ज्यादा से ज्यादा मिलती रहे। टॉम एक वेटर की तौर पे अपने शुरुआती दिनों को याद करने लगा जब उसे टीचर बनना बहुत बड़ी बात थी। अपने दोस्तों के वर्क प्लेस में बारे में सोच कर उसे एहसास हुआ कि उसकी जॉब तो उसके कई दोस्तों के मुकाबले बहुत अच्छी है। इसके साथ ही टॉम ने उन अपने फ्रेंड्स के बारे में भी अच्छी तरीके से सोचने लगा कि जो कि उससे बहुत बेकार जॉब कर रहे थे, उसके उनके फ्रेंड्स के जॉब के कंपेयर में उसकी जॉब बहुत ही अच्छी थी। जो कि पर्सनल स्टैंडर्ड पर उसने जब फोकस किया ताकि उनकी अचीवमेंट इससे इन्फीरियर यानी कि कमतर ना फील कराए। अपनी जॉब को लेकर के ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजार फील करने के लिए टॉम ने एक जर्नल भी लिखना स्टार्ट कर दिया था। वो अपने स्टूडेंट को इतने मजे से पढ़ाने लगा जैसे कि वो डे उसका आखिरी डे हो काम पे। तो अंत में टॉम को एहसास हो ही गया कि उसका काम बहुत अच्छा है, जो उसको सेटिस्फेक्शन देता है। हालांकि उसे एहसास था कि बुरा टाइम कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच रहा है। टॉम ने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट किया। एजुकेशन की फील्ड में आकर के टॉम खुश था, लेकिन उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो। तो इसलिए उसने अपनी स्कूल वाली जॉब को छोड़ करके अपने खुद का ट्यूशन सेंटर खोल लिया। और ये एक ऐसा काम था जिसे टॉम वाकई में खुश हो रहता था। इस वजह से वो और भी ज्यादा पैशन से अपना काम एंजॉय करने लगा। अपने काम को एंजॉयमेंट करना अपने लिए बहुत बड़ी सफलता होती है। और उसने अपने कंफर्ट के ऊपर में ग्रोथ को चूज किया था ताकि वो अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हुए अपने सपने पूरे कर ले। लेकिन इस डायरेक्शन की वजह से टॉम अपने करियर में अचीवमेंट में फोकस कर पाया। अपना खुद का ट्यूशन सेंटर खोलने के प्रोसेस को एंजॉय किया उसने। तो टॉम की इस कहानी को समझते हुए हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अगले चैप्टर के बारे में। आई कांट बी हैप्पी व्हेन आई एम ब्रोक, यानी कि ये लाइन तो हमारे साथ जुड़ी ही रहती है शायद ना। तो अपनी स्टेबिलिटी खोना इंसान के लिए सबसे मुश्किल सिचुएशन होती है। ये हमको उस हालत में पहुंचा देती है जहां हम खुद को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। हमारी सारी उम्मीदें टूट जाती है और हम दुख के भंवर में डूब जाते हैं। हालांकि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम खुश नहीं रह सकते। बेशक रह सकते हैं। पैसा हमें खुशी देता है, जिन्हें हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। उनके लिए 4 पैसे कमाना खुशी की बात होती है, लेकिन पैसे का हमारी खुशी पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना कि ज्यादातर लोगों को लगता है। हमारी खुशियाँ कई और चीजों पे भी डिपेंड करती है। अगर हमारे के पास पैसे की कमी है तब भी हम खुश रह सकते हैं और इसके लिए हमको कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सेल्फ कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम उन जगहों पर पैसा खराब करने के लिए बचे जो हमें पल भर की खुशियाँ देती है और हमें बोझ तले दबा देती है। मटेरियल चीज़ों पर पैसा खर्च करने के बजाय हमें उन चीज़ों पर पैसा खर्च करना चाहिए जो हमारे अपनों के साथ हमारी अच्छी यादें बनकर रह जाए। नई चीज़ें खरीदने के बजाय हम उन्हें रेंट पे ले सकते हैं या फिर रिसाइकिल कर सकते हैं। एक बार हम कम में गुजारा करना सीख जाए तो हमें खुश रहने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि सेम की एक मोमबत्ती की दुकान है। महामारी के बाद भी उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई थी। उसकी मंथली इनकम दिन ब दिन कम होती जा रही थी। सेम को लगता था कि जब तक वो फाइनेंशियल मुश्किल से बाहर नहीं निकल सकता वो कभी भी हैप्पी नहीं रह सकता, लेकिन सिचुएशन वैसी की वैसी बनी रही। सेम की हालत में कोई भी खास फर्क नहीं आया। तो सेम ने डिसाइड किया कि वो जैसा है जिस हाल में है उसी में खुश रहेगा। सेम ने थ्रिफ्टिंग के मेथड को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। उसने सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया और ऐसी चीजों से दूर रहने लगा जो उसे बस एक पल की खुशी देता था। बोझ को बढ़ा रहे थे। सेम उन्हीं चीजों पे खर्च करता था जो उसको अपनी फैमिली के साथ में अच्छे से जीने में हेल्प करता था, या फिर वो लॉन्ग टर्म चीज यूज करने वाली चीजों पे पैसा खर्च करता था। जैसे कि उसने एक नया साइकिल खरीदा था जिसको वो अपने भाई बहनों के साथ में शेयर करता था। वैसे और एक चीजें जो सेम ने की है वो है बड़ी और महंगी चीजें खरीदने के बजाय उन छोटी छोटी चीजों पे पैसा खर्च करना जो कि उसे सच्ची खुशी देता है। एग्जाम्पल के लिए वो फैंसी या महंगी रेस्टोरेंट पे जाने के बजाय हर वीकेंड फास्ट फूड ऑर्डर कर लेता था। उसे उन पुरानी एल्बम को दोबारा देखने में बड़ा मजा आता था जिसमें उनके कुछ क्लिप्स फोटो होती जो उसने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ली थी। उन खुशनुमा दिनों को याद उसे और भी ज्यादा खुशी का एहसास दिलाते थे और वो अपने प्रेजेंट में भी एक सेटिस्फेक्शन फील करता था। सेम ने चीजों को रेंट पे लेना भी स्टार्ट किया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए उसे कोई नई बुक पढ़ने का मन करता तो उसे खरीदता नहीं था बल्कि लाइब्रेरी जाकर के बोरो कर लेता। इन छोटी छोटी आदतों की वजह से कम खर्चे में अलग अलग एक्टिविटीज को एंजॉय कर पा रहा था। तो ये सारी चीजें उसे खुशी का एहसास दिलाती क्योंकि इससे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन में भी सुधार हो रहा था।
और इसको अप्लाई करने के बाद में उसे हमको एहसास हुआ कि वो अपने फैमिली और दोस्तों के कितना करीब है और वो कितना हैप्पी है। उसे पता था कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, खुश रहना उसके अपने हाथ में है। यानी कि किसी बेकार सी चीज़ों पे पैसा खर्च करना छोड़ दिया, इसीलिए वो और भी ज़्यादा क्रिएटिव और रिसोर्सेसफुल हो गया था। और इससे उसको बिजनेस बढ़ाने में हेल्प मिली और बिजनेस को ग्रो, इसकी बिजनेस बहुत खूब ग्रो हुई और आखिर में सैम ने अपने प्रेजेंट सिचुएशन में ही खुश रहना सीख लिया। तो बजाय इसके कि वो आने वाले कल का इंतजार करता और इस चिंता में अपना आज भी खो देता। बल्कि इस कहानी से हमने ये रिलेट किया होगा कि कभी ना कभी कोई, हर इंसान इस फेज से तो गुजरता है, इस सिचुएशन से तो गुजरता ही है। तो इस कहानी को समझते हुए, सीखते हुए, सोचते हुए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आई विल बी हैप्पी व्हेन आई एम रिच। यानी कि ये स्टेटमेंट तो सबके लाइफ में ही आया होगा, बट अब कब हम रिच होंगे? ऐसा माना जाता है कि एक बार ने आप अपने जिंदगी के गोल अचीव कर लिए तो आप खुश रहेंगे। हालांकि अब आप लाइफ में सक्सेस या पैसा भी पा लेते तो भी हमको समझ ही नहीं आता कि अब आगे क्या करें। हम अंदर से कहीं ना कहीं एक खालीपन फील करते हैं और ये एहसास लोगों की उदासी और डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। सच तो ये है कि हमें लाइफ में पैसों का लालच हो ही जाता है। जब सपने हकीकत बनने लगते तो स्टार्टिंग में सब कुछ एक्साइटमेंट लगता है, पर धीरे धीरे ये एक्साइटमेंट खत्म होने लगता है। हमें ऐशो आराम की आदत पड़ जाती है, हमें पैसे की लत लग सकती है जो कभी भी खत्म नहीं होती है। और जब ऐसा होता है तब हम अपने पैसों का एंजॉय करना भूल जाते हैं और मटीरियलिस्टिक बन जाते हैं। यानी हम चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं और सच्ची कुछ से दूर हो जाते हैं। ऐसा ना हो कि इससे हमें पैसों को एंजॉय करना और उससे समझदारी से खर्च करना सीखना होगा। और ये हम कर सकते हैं अपनी कोई खास ज़रूरत पूरी करने के लिए, ये या फिर दूसरों की मदद करके। ये भी ज़रूरी है कि हम सक्सेस अचीव करें, इससे पहले हम खुद को एनालाइज करके अपनी कमजोरियों को इम्प्रूव करना सीखें। तभी तो हम अपने वेल्थ और सक्सेस के साथ में और भी ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड हो पाएंगे। जैसे कि जैक का सपना था सर्जन बनना, जिसे वो पूरी शिद्दत से कोशिश कर रहा था। उसने 15 साल की उम्र में ही डिसाइड कर लिया था कि वो एक प्लास्टिक सर्जरी का स्पेशलिस्ट रहेगा। वो स्टार्टिंग से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा था। उसने टॉप 3 मेडिकल स्टूडेंट्स में स्कूल्स में अप्लाई किया और तीनों में भी सिलेक्ट हो गया। जैक की प्रोफेशनल लाइफ भी काफ़ी सक्सेसफुल रही। वो 30 की उम्र तक आते जाते उसकी प्राइवेट मेडिकल स्टोर अच्छी खासी चल गई, यहाँ तक कि उसने वो एक क्लाइंट के लिए खास प्रैक्टिस भी डेवलप कर लिया था। फिर क्या हुआ, जैक ने जिंदगी में खूब सारा पैसा कमाया, शोहरत कमाई, जिसके चलते वो और उसकी वाइफ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। जैक ने अपने प्रोफेशनल जिंदगी को बहुत एंजॉय किया, लेकिन स्टार्टिंग में वो सक्सेस का शौक जैसे ही पूरा हुआ, जैक की कोऑर्डिनेशन ऑलमोस्ट खत्म होने लगी। वो दिन रात पैसे कमा रहा था, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था क्योंकि उसे यही आता था। लेकिन उसके मन का स्ट्रगल जब बढ़ने लगा तो उसने अपने मन के फीलिंग्स को साइकेट्रिस्ट के साथ में शेयर किया। तो साइकेट्रिस्ट ने बताया कि उसे अब अपना फोकस किसी और चीज पे चेंज करना चाहिए। ये एडवाइस मान करके अब जैक उन एक्टिविटीज पर पैसा लगाने लगा जो उसके मन की जरूरतों को सेटिस्फाई करता था। जैसे कि वो 3 हफ्तों के साइलेंट मेडिटेशन के पे गया। वहां पे उसने मेडिटेशन और सोचने विचारने पर बिताया, जिससे उसने अपनी कमजोरियों को समझने और दूर करने का मौका मिल गया। वापस आकर के जैक ने डिसाइड किया कि वो अपने प्रैक्टिस का कुछ टाइम उन परिवारों के लिए फ्री में काम करने में बिताएगा जिनके पास में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। इस तरह कुछ दिन बाद जैक साउथ अमेरिका में मोबाइल सर्जरी के फंडिंग के काम पे जुड़ गया और एक मेडिकल वॉलंटियर के तौर पर आए दिन ट्रैवल करने लगा, अपना पैसा उन चीज़ों पर खर्च करने के लिए जिससे दूसरों की ज़िंदगी चेंज हो सके। जैक को सच्ची खुशी मिली इस पे, और साथ ही लाइफ में एक पर्पस भी मिला। वो जो ढूंढ रहा था उसे मिल गया। उसे एहसास हुआ कि बेशक वो अमीर तो था, लेकिन जिस चीज़ की ने उसको असली खुशी दी थी वो था अपने पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करना। तो ये थी जैक की कहानी, जिसे सुनकर के लगता होगा कि शायद किसी मोड़ पे जब हम अमीर हो जाएंगे हम कुछ ऐसा सोचेंगे, उससे पहले ही हम ढूंढ लेते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, खुशी तो हमको ढूंढना ही होगा, वो भी आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस आपको फोकस करने की ज़रूरत है किसी चीज़ पे। तो अगला चैप्टर क्या कहते हैं चलिए जानते हैं। आई कांट बी हैप्पी व्हेन द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ आर ओवर। मतलब कि एक थॉट जो लोगों के माइंड में बार बार आता रहता है वो ये है कि उनको लगता है कि उनकी जिंदगी का बेस्ट टाइम गुजर चुका है। उनको लगता है कि उन जो पास्ट
का टाइम था वही बेस्ट था, बस वही बेस्ट था। और उनको ये भी लगता है कि वो पहले जैसे हैप्पी नहीं रह सकते। ये थॉट्स लोगों के माइंड में किसी भी उम्र में आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये अपनी लाइफ के सेकेंड हाफ में आता है। हालांकि उनके बिलीफ में जाए, गहराई में जाए तो पता चलता है कि इस बात में जरा भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि उनसे कम लोगों की उम्र वाले लोग ज़्यादा टेंशन फ्री है, बहुत खुश है, लेकिन कई सारे टेस्ट ये साबित करते हैं कि ये एकदम गलत सोच है। सच तो ये है कि बड़े उम्र वाले लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा खुश है, ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। हाँ, ये सच है कि उनको भी नेगेटिव इमोशंस और मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता होगा, पर क्योंकि उनको पता है कि उनके पास टाइम लिमिटेड है, इसलिए वो अपने टाइम का बेस्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, या यूँ कहे कि भरपूर ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा भले ही हम किसी अपने लाइफ के बेस्ट चीज़ों, बेस्ट सालों को जज कर सकते हैं कि ये तो नामुमकिन है, क्योंकि इंसान की फितरत होती है वो अपने यादों और एक्सपीरियंस को लेकर के बाइस्ड होता है। हम अपने मौत तक भी अपने बेस्ट सालों को जज ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसीलिए ये नेगेटिव थॉट से डील करने के लिए हमको वो टेक्निक्स मैक्सिमाइज करनी होगी जो हमको पॉजिटिव एक्सपीरियंस को एंजॉय करने का मौका देता है। लेकिन साथ ही हमें प्रेजेंट में खुश रहने के लिए कुछ मीनिंगफुल गोल्स का भी टारगेट रखना होगा। जैसे कि जेन एक शादीशुदा मिडिल एज मैन है जो 3 बच्चों की माँ है। तो जेन एक ऑफिस में काम करती है, उसे हमेशा यही लगता है कि उसकी लाइफ का सबसे बढ़िया टाइम बहुत पहले ही गुजर चुका है, और जब अब जो है वो बोरिंग स्लो लाइफ है जो जैसे तैसे गुजर रही है। दिन रात ये सोचते सोचते जेन जब तंग आ गई तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी ज़िंदगी का अच्छा वक्त वापस लाने की कोशिश करेगी। थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद जेन को ये जानकर के हैरानी हुई कि बड़ी उम्र वाले लोग कम उम्र वालों के लोगों के बजाय ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। उसे कुछ स्टडीज़ के बारे में भी पता चला जो ये साबित करती थी कि पॉजिटिव इमोशंस एक्सपीरियंस अक्सर 64, 69 और 75 की उम्र में होता है, यानी कि 64, 69, 75 की उम्र में आता है। इस रिसर्च ने जेम को एहसास दिला दिया था कि बढ़ती उम्र का ये मतलब नहीं कि ज़िंदगी अब पहले से ज़्यादा बोरिंग और डल हो जाती है। अब जेन को इस बात से गहराई पर विचार करने के बाद में कि वो अपनी ज़िंदगी के किन सालों को अपना बेस्ट मानती है, जेनी को लगता है कि उसका 20s उसका बेस्ट था। लेकिन जब उसने अपने गौर से उस बारे में सोचा कि क्या 20s वाकई में उसका बेस्ट टाइम था, या फिर बस उसको ऐसा लगता था। हाँ, ये सच था कि तब उसकी लाइफ में कई सारे खूबसूरत पल आए थे, जिसमें कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने से लेकर के शादी करने, पहला बच्चा होने वाली यादें शामिल थी। बेशक वो उसकी लाइफ के बेशक यादगार खूबसूरत पल थे, लेकिन इन सालों में उसको काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ा, जिसमें बच्चे की जन्म के वक्त होने वाली तकलीफें से लेकर के पति के साथ रोज रोज की बहस के साथ में जॉब के लिए स्ट्रगल जैसी परेशानियां भी तो शामिल थी। तो जेनी को जब महसूस हुआ कि वो अपनी यादों को कंट्रोल कर सकती है, तो उसने डिसाइड किया कि वो इसे एडवांटेजेस के तौर पे यूज करेगी। उसने अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस को अपनी याद यानी कि मेमोरी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया था। अब वो जब चाहे उन यादों को रिप्ले करके पॉजिटिविटी फील कर सकती थी। साथ ही वो अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस पर विचार करके उसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश जरूर करती थी, जिससे उसको गिल्ट फील नहीं हो रहा था। तो अपने पॉजिटिव मेमोरी को याद करके जिनको बड़ा अच्छा लगता, उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ नई एक्टिविटीज़ भी जोड़ ली थी, जैसे कि उसका टाइम अच्छा गुजरे। जेन अपनी उम्र को भरपूर एंजॉय करना चाहती थी। उसने कोरियन सीखना स्टार्ट कर दिया, उसे जॉब में प्रमोशन भी मिला, जिसकी वजह से उसकी सेविंग में भी इजाफा हुआ, और वो अपनी फैमिली के साथ में टर्की घूमने का प्लान बना पाई। यानी कि जेनी ने अपने सोचने का तरीका बदला, और फिर उसे पता चला कि ज़िंदगी किसी खास उम्र के बाद भी रुकती नहीं। वो समझ गई थी कि हैप्पीनेस किसी भी एज पे मिल सकती है। उन पलों को पाने की कोशिश करते रहेंगे, उन मोमेंट को अचीव करने की कोशिश करते रहेंगे, तो उनको आगे भी हैप्पीनेस मिलती ही जाएगी। और ये थी जेन की कहानी। और अब अगली कहानी हम सब की होनी चाहिए, वेयर हैप्पीनेस इज रियली फाउंड। और यानी कि हमें हैप्पीनेस कहाँ मिलेगी, और अगर कभी मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं कि आपको अपनी हैप्पीनेस कहाँ मिले, ताकि जो पढ़ने वाले हैं, जो लर्नर्स है, जो लिसनर्स है, उनको भी पता चल सके। तो लाइफ में हमेशा चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी आती रहेगी, और कब क्या हो जाए ये कहना तो बहुत मुश्किल है। फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए इंसान की लाइफ में खुशियों को लेकर के जो भी गलतफहमियां बनी पड़ी है, उनका आंख मूंद करके भरोसा करना बिल्कुल बेकार है। हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें ये नेगेटिव थॉट्स आते क्यों है, और हमारे लिए बेस्ट एक्शन क्या है। हैप्पीनेस के मिथ्स को एनालाइज किए बिना उन पे यकीन कर लेना गलत बात होगी। तो हमको सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे इससे, बल्कि उल्टा हम ऐसे अनजाने सिचुएशन में
फंस जाएंगे, जो हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो फिर हमको आगे लाइफ में बढ़ना है, लाइफ को इम्प्रूव करना है, तो हमारे लिए हैप्पीनेस मिथ्स के पीछे सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है। खुशियों का इंतजार करने के बजाय हमको ये समझना होगा कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जो गारंटी के साथ में ज़िंदगी भर की खुशियाँ दे सके, और ना ही दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ पहुँच करके इंसान खुशियाँ हासिल कर सकता है। इसीलिए इन हैप्पीनेस मिथ्स को अपनी लाइफ में हावी ना होने दे। ये आप तय करें कि आपकी खुशी का मतलब क्या है, ना कि सोसाइटी के बाकी के लोग तय करेंगे, क्योंकि सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। सोचिए किस चीज़ से खुशी मिलती है, ध्यान से सोचिए, फिर अपने बारे में सोचिए, सबको साइड हटा करके आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। और जब आप सोच ले तो प्लीज़ बता देना। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस समरी से हमने क्या सीखा, एक बार फिर से दोहराते हैं। हो सकता है बीच में सोचते सोचते कोई पॉइंट्स हमको याद ना रहे हो, छूट रहे हो, तो चलिए दोबारा दोहराते हैं, याद करते हैं, एक्शन लेते हैं कि हमें हमारी खुशी के लिए क्या क्या करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या नहीं करना है। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी में हमने अपने खुशियों से जुड़ी कई सारी गलतफहमियों के बारे में भी जाना, और उसे डील करने के कई अलग अलग टेक्निक्स के बारे में भी जाना। हमने उन चीज़ों के बारे में जाना जिससे हम टूटते हुए रिश्तों को बचा सकते हैं। हालांकि अगर हम खुश नहीं हैं तो ऐसे रिश्ते में बने रहने का कोई फायदा नहीं जहाँ पे हमको सिवाय परेशानी और दुख से कुछ ना मिले। डिवोर्स को लेकर के इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इसका आपके बच्चे पे गलत असर पड़ेगा। आपने ये भी सीखा कि सच्ची खुशी सिर्फ शादी पे डिपेंड नहीं करती है। अगर आप किसी को सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप रखना है तो आप रख सकते हैं, बट प्रेशर में आके शादी करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप अकेले खुश हैं तो आपको अकेले रहने का पूरा पूरा हक है। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि हर जॉब के अपने उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन अपने काम में अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के कई तरीके ढूंढ सकते हो, और तब भी बात ना बने तो हमारे लिए दूसरी जॉब ढूंढना ही सही रहेगा। वैसे और एक लेसन जो हमने सीखा वो ये है कि पैसों का या हमारी इनकम का हमारी खुशी से कोई लेना देना नहीं है। हम पैसे वाले होकर के भी दुखी रह सकते हैं, या गरीब रह के भी खुश रह सकते हैं। और लास्ट में हमने जाना कि हमको हमारे लाइफ के बेस्ट साल कभी जज नहीं करने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। हो सकता है कि हमारा आने वाला टाइम हमारे बीते हुए टाइम से बहुत बेहतर हो। हमारी उम्र होगी तो इसका ये मतलब नहीं कि हम पहले की तरह हैप्पी नहीं रह सकते। हमको ये समझना होगा कि खुशी जो है वो कई सारे फैक्टर से डिपेंड होती है, और वो फैक्टर हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें किसी और को खुश करती है वो आपको भी खुशी दे, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको खुश नहीं रखती है जैसा आपने सोचा था तो निराश मत होइए। अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को आपसे बढ़ के और कोई नहीं समझ सकता। पता लगाने की कोशिश करिए कि आप खुश क्यों नहीं है। जो चीज़ आपकी खुशियों में रुकावट बना रही है उसे दूर करने की कोशिश करें। आपको डरने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में चाहे कितने भी मुश्किल आए, कैसे भी हालात हो, आप खुश रह सकते हैं। ये सारी कहानियाँ आपको मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है खुश रहने के लिए। और इसी के साथ में ये समरी यहीं पे ख़त्म होती है। हमारी कोई और समरी आपको सुननी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।